सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपनी यूट्यूब चैनल वी एजुकेट यू में। असेसमेंट ईयर 2023-24 अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आप अपनी सैलरी स्लिप की ही सहायता से अपने आयकर की गणना को किस प्रकार से कर पाएंगे तथा यदि इस गणना के फलस्वरूप आपको लगता है कि आपके पास कोई टैक्स ड्यू होने वाला है तो आप यथा समय अपने नियोक्ता को सूचित करके इस टैक्स को अपनी सैलरी से ही अग्रिम के रूप में कटवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप यही जानेंगे कि आप अपनी सैलरी स्लिप की सहायता से अपने आयकर की गणना को किस प्रकार से कर पाएंगे। जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की सहायता से जो हम आयकर की गणना करेंगे वह ओल्ड टैक्स रिजीम पर आधारित होगी जिसका स्लैब आपके सामने स्क्रीन में रखा गया है। अभी हम इसके बारे में डिस्कशन आगे करेंगे कि इस स्लैब में क्या क्या है। इसके साथ ही साथ आपको कुछ सूचनाएं पूर्व में ही तैयार करके रखनी है, जैसे कि यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी और उसमें सैलरी से जो डिडक्शंस हो रहा है उसकी डिटेल आपको पहले से ही फीड करके रख देनी है या कहीं लिख देनी है। ये आप देख सकते हैं कि आपका जो ग्रॉस सैलरी एंड डिडक्शंस का डाटा हमने यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा अब हम देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या क्या आता है। तो यहाँ पर इसमें पूरी डिटेल दे रखी है। यदि आपकी ग्रॉस इनकम 2,50,000 तक है तो आप पे टैक्स नहीं आएगा और यदि सैलरी आपकी 2,50,001 रुपये से 5 लाख के बीच में है तो जो आपको टैक्स पड़ेगा वो 5% का पड़ेगा। इसके अलावा जो 5,01,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक में आपको 20% के हिसाब से टैक्स पड़ेगा और 10 लाख से ऊपर की राशि पर आपको 30% का टैक्स पड़ेगा। इस चार्ट में एनुअल इनकम इन रुपी से आशय उस राशि से है जो आपकी ग्रॉस सैलरी में से जितना भी स्टैंडर्ड डिडक्शन या एग्जाम्पशन हो रहा है उसके पश्चात जो टैक्सेबल इनकम आती है उस राशि से है, ना कि आपकी पूरी की पूरी ग्रॉस सैलरी से। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ग्रॉस सैलरी एंड डिडक्शंस का जो डाटा है उसको भी आपको इसी प्रकार से तैयार कर देना है जो हमने यहाँ पर आपको चार्ट के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। इस चार्ट में जो दी गई टेबल है उसके फर्स्ट कॉलम में इमोल्यूमेंट्स दे रखा है। जो आपको सैलरी मिल रही है उसको पार्ट्स में बताया गया है कि आपको बेसिक सैलरी कितनी है, डीएनएस अलाउंस कितना है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस कितना है, हिल अलाउंस यदि आपके राज्य में लागू है तो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यदि आप जिस श्रेणी के कर्मचारी हैं और आपके लिए यदि लागू है तो, एनपीएस गवर्नमेंट शेयर जो कि 14% होता है बेसिक प्लस डीए का। अब यह पूरा का पूरा माइनस होता है 80CCD 2 में, पिछले वर्ष से यह लागू हो चुका है। पहले यह सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए ही 14% की छूट थी, परंतु अब पूरे राज्य के कर्मचारियों के लिए भी 14% की छूट हो गई है। और बोनस प्लस डीए ये भी प्रतिवर्ष देय होता है। बोनस वर्ष में एक बार देय होता है। डीए एरियर जब डीए बढ़ता है उसके पश्चात एरियर्स उसके बनते हैं वह देय हो जाता है। एनपीएस, अब आपके डिडक्शंस देख लेते हैं आपकी सैलरी से क्या क्या डिडक्शंस हो रखे हैं। एनपीएस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो कि बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स, जब आप यह आंकड़न तैयार कर रहे होंगे उस समय तक आपका टैक्स कितना कट चुका है आपकी सैलरी से उसका यहाँ पर आपको उल्लेख कर देना है। जीआईएस 2,400 रुपये या 200 रुपये प्रति माह, एसजीएचएस स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अब ये सारी की सारी डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेगी, आपका एनुअल सैलरी स्टेटमेंट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसी साथी का एनुअल सैलरी स्टेटमेंट है और यहाँ पर डीए के रेट्स भी दे रखे हैं अलग अलग महीनों के, जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इनके एरियर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं और इसमें पूरी डिटेल्स आपकी आ जाती है। यहाँ पर सैलरी कितनी बनी, पेमेंट आपको कितना मिला और डिडक्शंस आपको कितना मिला, एरियर जो डीए एरियर है या बोनस है उसके बारे में भी पूरा का पूरा यहाँ पर उल्लेख होता है। तो यहाँ पर से आप मैच करा दें। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इन साथी का बेसिक पे दे रखा है, डीए दे रखा है, एचआरए दे रखा है, हिल अलाउंस दे रखा है और एनपीएस गवर्नमेंट शेयर जो अभी पहले भी बोल रहे थे, यदि आपके एनुअल स्टेटमेंट में यह आपकी ग्रॉस सैलरी में जुड़ रहा है एनपीएस गवर्नमेंट शेयर जो कि 14% होता है बेसिक प्लस डीए का, तो यह 80CCD 2 में माइनस हो जाएगा पूरा का पूरा। परंतु यदि किसी राज्य के शिक्षक साथी के एनुअल स्टेटमेंट में यह 14% जुड़ के नहीं आ रहा है ग्रॉस सैलरी में तो तब 80CCD 2 में इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर देख लेंगे कि जितने भी पेमेंट के नीचे जो ये बेसिक पे, डीए, एचआरए, हिल अलाउंस और एनपीएस गवर्नमेंट शेयर दे रखा है उनका जोड़ जो भी आ रहा है उसके साथ आपको जो बोनस देय होता है प्रतिवर्ष
उसको भी जोड़ना है, तभी आपकी यह ग्रॉस सैलरी बनेगी। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर दिसंबर, जनवरी और फरवरी का जो अभी सैलरी की डिटेल्स यहाँ पर फीड नहीं हुई है, तो आपको अपने इन महीनों की जो सैलरी है उसको गैस के तौर पे लिख देना है। चूँकि दिसंबर के महीने में आपका कोई इंक्रीमेंट शायद नहीं लगेगा, तो आपको सैलरी एज इट इज़ वही मिलेगी जो नवंबर के महीने में मिली। जनवरी के महीने में हो सकता है कि डीए में इंक्रीज़ हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को सबसे पहले डीए लागू होता है, तो वहाँ पर वे अपनी जो इनकम है उसको गैस लगा के यहाँ पर 3 या 4% के हिसाब से डीए लगा के उसको इंक्रीज़ करके लिख सकते हैं। और फरवरी के महीने में हो सकता है एरियर्स की राशि भी मिले डीए की, तो यहाँ पर थोड़ी सी सैलरी में वेरिएशन हो सकता है। परंतु ध्यान रहे, जितनी भी आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही है ऊपर टोटल करके, उसमें आप जो ये बोनस की राशि है 6,908 रुपये, ये उत्तराखंड के शिक्षक एवं कर्मचारियों को मिलता है बोनस। और हो सकता है अलग अलग राज्यों में बोनस की राशि अलग अलग भी हो, इसको ज़रूर ऐड करें उसके साथ। कई साथी इसको त्रुटिवश भूल जाते हैं और बाद में उन पे टैक्स ज़्यादा आ जाता है। तो आप देखेंगे कि हमने अंदाज़न जैसे यहाँ पर ये पूरी की पूरी राशि दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये पूरे के पूरे हमने फीड कर दिए हैं कि ये अंदाज़न हमें इतनी राशि मिल सकती है सैलरी के रूप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्रॉस टोटल हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसमें 6,908 रुपया हमें और जोड़ देना है। तो ये हमारी पूरी की पूरी ग्रॉस सैलरी बनेगी। और हमने जो अभी पहले आपको डिडक्शंस और ग्रॉस सैलरी का अभी चार्ट दिखाया था, उसमें हम इसको लिख देते हैं। इन सभी डिटेल्स को सुरक्षित रखने के पश्चात अब हम आयकर की गणना करते हैं। आपके सामने यह फॉर्म 16 का एक प्रारूप है जो कि हमारे शिक्षक साथी किशोर बिडालिया जी के द्वारा तैयार किया गया है। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म। इनकम टैक्स से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ इनके द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर समय समय पर दी जाती रहती हैं, तो आप इनके चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पार्ट है। पार्ट है में आप ये पहले सबसे ऊपर टॉप में जो डिटेल्स हैं, पैन नंबर, टेन नंबर इत्यादि, वो भर देंगे। कर्मचारी का एड्रेस भर देंगे, सिटी भर देंगे। असेसमेंट ईयर यहाँ पर 2023-24 चल रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर आंकड़न कर रहे हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में जो आपका टीडीएस कटा है, एडवांस में जो आपने इनकम टैक्स कटाया है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। ये पूरा का पूरा 1,30,000 आपके द्वारा एडवांस टैक्स कटा दिया गया है। एडवांस टैक्स को आप क्वार्टरली यदि आप कम कटवाते हैं तो आप पे पेनल्टी भी पड़ सकती है। इसके संबंध में भी हमने अपने चैनल में वीडियो बनाया है। तो प्रत्येक क्वार्टर में अपनी ग्रॉस सैलरी के अकॉर्डिंग आपको कितना एडवांस टैक्स कटाना चाहिए, उस संबंध में वीडियो को आप देख के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल में। अब यहाँ पर इस फॉर्म का जो पार्ट बी, जो महत्वपूर्ण पार्ट है, पार्ट बी, इसमें आपकी सैलरी की डिटेल, डिडक्शन इत्यादि और टैक्स की कैलकुलेशन हो जाती है। यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था कि जो आपकी सैलरी का पूरा डिटेल है और डिडक्शन से जो आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है, उसको पहले से ही आप किसी टेबल में या चार्ट में तैयार करके रख दें। और जो एग्जाम्पशंस हैं उसकी भी डिटेल आप पहले से तैयार कर दें। आपकी पीपीएफ में कितना अमाउंट जाता है, एलआईसी आपने कितनी करा रखी है, यदि सुकन्या समृद्धि योजना है तो उसमें कितना अमाउंट है इत्यादि, बच्चों की ट्यूशन फीस इत्यादि, इसको आप पहले से ही तैयार करके रख दें। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो ग्रॉस अमाउंट है ग्रॉस सैलरी का 12,57,964 रुपया है। इसमें बोनस की राशि भी शामिल है और जो डीए एरियर आपको मिला होगा वो भी शामिल है। तो इस राशि को हमने यहाँ पर लिख दिया है सबसे पहले पार्ट में। अब जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं उनमें कई अलाउंसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको छूट मिलते हैं। यदि आप एचआरए में छूट का दावा प्रस्तुत करते हैं और इस छूट के दायरे में आते हैं तो सेक्शन 1013A के तहत आप छूट की राशि को यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 का मिल जाता है और उत्तराखंड में जो हिल डेवलपमेंट अलाउंस है वह है 3,600 रुपये, इसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो 3,600 रुपये यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपको एलटी, एलटीसी इत्यादि कोई भत्ता मिलता है और वो छूट के दायरे में आता है तो उसको भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। परंतु इस केस में हम केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन और हिल डेवलपमेंट अलाउंस 3,600 रुपये दर्शा देते हैं, जो कि 53,600 रुपये आ जाता है। तो यहाँ पर 12,57,964 रुपये में से 53,600 रुपये को हम माइनस कर देते हैं, तो यह 12,04,364 रुपये आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे बैलेंस जो 1-2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12,04,364 रुपया आ जाता है। ये एक्सेल की शीट है और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी हम इसको शीघ्र ही अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा देंगे इसका लिंक, जिससे आप इसको डाउनलोड करके ये ऑटो कैलकुलेट करता रहेगा, केवल आपको अमाउंट भरनी होती है। अब हम इसके दूसरे स्टेप में चले जाते हैं, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। इसके अंतर्गत एटीसी, एटीसीसी और एटीसीसीडी 1 आता है। इसको भी हम बारी बारी से समझ लेते हैं।
इस चैप्टर के अंदर जो छूट मिलती है वो 1.5 लाख रुपए तक की होती है। इसकी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। तो इसमें भी हम 2 कंडीशंस आपको बताते हैं और हम ये एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के लिए बता रहे हैं। यदि कोई शिक्षक साथी पुरानी पेंशन से आच्छादित है और जीपीएफ वाले हैं तो वो जीपीएफ में अमाउंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहली कंडीशन बता रहे हैं कि यदि उनकी सेविंग 1.5 लाख रुपए से कम है, और यहाँ पर हम ये लेके चल रहे हैं कि उनके द्वारा कोई होम लोन नहीं लिया गया है और उनके द्वारा होम लोन का कोई इंटरेस्ट नहीं चुकाया गया है, तो पहली कंडीशन हम यह लेके चलते हैं। तो संबंधित जो कर्मचारी या शिक्षक है उनका जो पीपीएफ में अमाउंट जाता है 40,000 रुपये जाता है, एलआईसी 45,000 और चिल्ड्रंस जो ट्यूशन फीस है वो 22,000 रुपये जाती है। इसके अलावा जीआईएस उनका 2,400 रुपये है। एटीडी यदि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है उसकी जो अमाउंट जाती है प्रीमियम वार्षिक वो 7,200 रुपये जाती है। और एटीजीजी यहाँ पर गलती से ए टाइप हो गया है। एटीजीजी के अंतर्गत यदि आपने डोनेशन दिया है सीएम रिलीफ फंड में, पीएम रिलीफ फंड में, और वह 100% छूट के दायरे में आता है तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 40,000 हमने पीपीएफ में लिख दिया है, ये देखेंगे आप। 22,000 रुपये हमने ट्यूशन फीस दर्शाई है। जीआईएस यानी ग्रुप इंश्योरेंस ये 2,400 रुपये है और एलआईसी 45,000 रुपये। तो इनका जो टोटल आता है 1,09,400 रुपये आता है, जबकि इस सेक्शन के अंतर्गत जो हमें छूट मिल सकती है वो 1.5 लाख रुपये तक की मिल सकती है। अब जो एनपीएस कर्मी है उनका जो बेसिक प्लस डीए का 10% यानी उनका जो अंशदान है वह 1,05,184 रुपया है। तो इसमें से हमें आवश्यकता पड़ रही है 40,600 रुपये की और 1,09,400 रुपये को 1.5 लाख बनाने के लिए। तो 1,05,184 में से 40,600 रुपया उधर चला जाता है ATCCD 1 के अंतर्गत, और बाकी की जो राशि है 64,584 रुपया, उसमें से 50,000 की हमें एडिशनल टैक्स बेनिफिट और मिल जाता है। या आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, 1,05,184 में से आप 50,000 को अलग कर दीजिए जो कि एडिशनल टैक्स बेनिफिट में आएगा, और जो शेष राशि है 64,584 रुपया उसको 1,09,400 रुपये में ऐड कर देंगे। यदि वह 1.5 लाख रुपये से कम आती है तो ठीक है, यदि वह ज़्यादा आती है तो इसको आप 1.5 लाख रुपये तक का ही दावा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद यदि आपकी, हमने पहले बताया आपको, यदि आपके एनुअल स्टेटमेंट जो आपकी ग्रॉस सैलरी है उसमें गवर्नमेंट का जो 14% का शेयर जुड़ के आ रहा है तो आप ATCCD 2 इसमें आप पूरी की पूरी राशि लिखेंगे जो गवर्नमेंट का 14% है, और वो पूरा का पूरा लेस हो जाएगा यहाँ पर। अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे, आपको देखेंगे यहाँ पर पहले अब गवर्नमेंट का शेयर 1,47,256 रुपया है, तो हमने इसको पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दिया है। तो ये पूरा का पूरा अब घटेगा। पहले यह होता था कि केवल केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए ही यह लाभ दिया जाता था कि उनको पूरा 14% की छूट मिलती थी और राज्य सरकार के कर्मियों को केवल 10% की छूट मिलती थी। लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष से अब नियम बदल गए हैं। नए संशोधन के अनुसार अब समस्त राज्य के कर्मियों को भी 14% का पूरा छूट दी जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी जो छूट है 1.5 लाख प्लस जो गवर्नमेंट का 14% है वो 3,47,256 रुपये आ जाता है, और ये 50,000 एडिशनल टैक्स बेनिफिट जो सेक्शन ATCCD 1B के तहत दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर राशि आ जाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वह यहाँ पर आप देख लेंगे। यदि आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है जो कि इनकम टैक्स की छूट के दायरे में आता है तो सेक्शन 80D के अंतर्गत आप उस राशि को जो कि आपकी वार्षिक प्रीमियम जाती है उसको यहाँ पर दर्शा सकते हैं, परंतु इसकी महत्तम सीमा 25,000 रुपये होती है और 5,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आपको मिलती है। इसके कई और भी रूल हैं तो उसको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा जो आपको 80G के अंतर्गत जो आपने डोनेशन दिया है सीएम रिलीफ फंड में या पीएम रिलीफ फंड में यदि आपने दिया है तो उसको भी दर्शा सकते हैं। और यहाँ पर 80TTA एक सेक्शन आता है, इसमें आपकी सेविंग अकाउंट में यदि 10,000 रुपये से अधिक का आपको ब्याज मिला है तो आप 10,000 रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं। यदि 10,000 रुपये से कम ब्याज मिला है तो पूरी की पूरी राशि माइनस हो जाएगी, उसको आपको यहाँ पर दर्शाना होगा। परंतु 10,000 रुपये तक के ब्याज की छूट केवल सेविंग अकाउंट के मामले में ही मिलती है। यदि आपको जो ब्याज मिला है वो FD, RD या किसी अन्य माध्यम से मिला है तो वह पूरा की पूरी राशि टैक्सेबल आ जाती है, ब्याज की राशि भी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने 7,800 80D के अंतर्गत लिखा और 2,000 डोनेशन के रूप में, तो यह 9,800 रुपया आ जाता है। अब जो चैप्टर 6 है में हमें ATC, ATCC और ATCCD 1B और ATCCD 2 के तहत जो छूट मिली 3,47,256, उसमें 9,800 रुपया और जोड़ देंगे तो ये टोटल डिडक्टेबल अमाउंट है 3,57,056 रुपया बन जाती है।
अब जो सबसे टॉप में हमारा ग्रॉस सैलरी थी उसमें से हमने 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 3600 रुपये HDA घटाया था, तो वह 12,04,364 रुपये आया था। अब उस 12,04,364 में हम 3,57,056 रुपये को जब माइनस करते हैं तो हमें 8,47,310 रुपये राउंड फिगर में राशि मिल जाती है। उसके अनुसार जब इस एक्सेल सीट में ये ऑटो कैलकुलेट करता है टैक्स की, तो यहाँ पर ये टैक्स की पूरी कैलकुलेशन कर लेगा ऑटोमेटिक। परंतु हम जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें भी चेक कर लेते हैं कि क्या यह कैलकुलेशन सही है या गलत है। तो अब हम ओल्ड टैक्स रिजीम के जो परसेंटेज दे रखे हैं अलग अलग स्लैब के हिसाब से उसके अनुसार चलते हैं और देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन सही है गलत है। टैक्सेबल इनकम यहाँ पर 8,47,310 रुपये है। अब इसमें अप टू 2.5 लाख रुपये तक की चूँकि नील होता है तो 2.5 लाख रुपये तक की राशि नील हो गई है। नेक्स्ट 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच की राशि का 5% लगता है, अर्थात 2.5 लाख रुपये का 5% लगेगा, तो यह 12,500 रुपये आ जाएगा। अब जो 5 लाख से ऊपर की राशि है 8,47,310 में से 5 लाख को माइनस कर देंगे, यह 3,47,310 रुपये है। इसमें जो इनकम टैक्स का परसेंटेज लगेगा वह 20% लगेगा। तो 20% जब 3,47,310 रुपये का लगाया तो यह 69,462 रुपये आ जाता है। अब जो टोटल टैक्स बनेगा वह है 12,500 प्लस 69,462 अर्थात 81,962 रुपया बनता है। अब हम इस एक्सेल सीट में देखते हैं कि क्या यह 81,962 रुपये ही आ रहा है या नहीं बिना एजुकेशन सेस को लगाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं यह पूरा का पूरा 81,962 रुपया ही आ रहा है। अब इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगता है, तो 81,962 का जब 4% होता है वो 3,278 रुपये आ जाता है। तो यहाँ पर ये इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो टैक्स पेबल जो हो जाएगा 81,962 प्लस 3,278 रुपये, 85,241 रुपये। और आपके द्वारा जो एडवांस टैक्स जमा करा दिया गया है वह 1,30,000 रुपये है। तो 1,30,000 में से 85,241 रुपये माइनस कर देंगे तो आपकी जो रिफंडेबल राशि बनेगी वह 44,760 रुपये बनेगी। अर्थात आपके पास कोई भी टैक्स ड्यू नहीं है, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, आपको 44,760 रुपये के रूप में रिफंड की राशि प्राप्त होगी। अब हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि जब आपकी जो होम लोन की राशि है उसमें आपने जो ब्याज की राशि वह भी चुकाई है और उसके अलावा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी भी गणना कर लेंगे हम यहाँ पर। अब ये दूसरी कंडीशन देख लेते हैं हम एग्जाम्पशंस में। पीपीएफ वही 40,000 रुपये, LIC 45,000 रुपये, चिल्ड्रंस ट्यूशन फी 22,000 रुपया, होम लोन इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर 1,93,000 रुपये है और होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट 83,000 रुपये है। 80D के अंतर्गत वही 7,200 रुपये हमने रखा है और 80GG के अंतर्गत हमने यहाँ पर 2,000 रुपये या फिर कुछ भी नहीं रखा है। तो अब इस कंडीशन में हम देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर हम होम लोन का जो इंटरेस्ट है उसको 1,93,000 रुपये लिख देते हैं। तो 12,04,364 में से 1,93,000 रुपये माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद यह राशि 10,11,364 रुपये आ जाती है। अब यहाँ पर हम फिर से डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A के अंतर्गत चलते हैं। यहाँ पर हम फिर से वही राशि लिखेंगे, जैसे PPF हो गया, GPF वाले GPF लिख सकते हैं, GPF वाले साथी, और ट्यूशन फीस लिखी हमने, यहाँ पर GIS लिखा 2,400 रुपया, LIC 45,000 रुपया। अब यहाँ पर जो होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है वो 83,000 रुपये है, तो हम यहाँ पर 83,000 रुपये लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो टोटल ग्रॉस आया 1,92,400 रुपये आ गया, जबकि जो इसके अंतर्गत महत्तम छूट मिलती है वो 1.5 लाख रुपये की है। तो यहाँ पर 1,92,400 की छूट नहीं मिलेगी, आपको केवल 1.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी। अब बात करते हैं हम 80CCD1 के अंतर्गत हमारी जो 10% की राशि है वह है 1,05,184 रुपये है। तो इसमें अब हमें केवल 50,000 रुपये की एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलेगा। पहले वाले केस में 50,000 के अलावा जो शेष राशि बच रही थी वह 1.5 लाख को पूरा करने के लिए जुड़ जा रही थी, वहाँ 1.5 लाख कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो 80CCD2 है जो गवर्नमेंट का शेयर है बेसिक प्लस DA का 14%, उसको हम पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देते हैं 1,47,256 रुपये। तो इसमें पूरी की पूरी हमें छूट मिल जाएगी। इस कंडीशन में हमारे पास जो डिडक्टेबल अमाउंट है वो 3,47,256 रुपये आ जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो 80D है उसके अंतर्गत 7,800 रुपया,
यदि आपको सेविंग अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा का ब्याज मिलता है तो आप 10,000 रुपये तक की छूट सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं यदि आप इस दायरे में आते हैं तो। अब यहाँ पर हम इसकी भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। इस कंडीशन में जो टैक्सेबल इनकम है वो 6,56,310 रुपया है। इस 6,56,310 रुपये में से 2.5 लाख रुपये तक नील जो टैक्स होगा वो नील होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 2.5 लाख रुपये यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच की राशि 2.5 लाख रुपया, उसमें 5% टैक्स पड़ेगा, अर्थात यह 12,500 रुपया हो जाएगा। अब जो 5 लाख रुपए से अधिक की राशि है यानी कि 6,56,310 में से 5 लाख को माइनस करके 1,56,310 रुपये जो राशि निकली उस पर 20% का टैक्स लगेगा। तो 20% ऑफ 1,56,310 रुपीज़, तो यह 31,262 रुपये आ जाता है। तो इस प्रकार से जो टोटल टैक्स बनेगा हमारा 12,500 प्लस 31,262 रुपया, तो यह पूरा का पूरा 43,762 रुपीज़ बन जाता है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्सेल सीट में कि कैलकुलेशन वास्तव में यही आ रही है या नहीं आ रही है। 43,762 रुपया बिना एजुकेशन सेस को लगाए हुए। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्यूरेट ये वही का वही आ रहा है 43,762 रुपया। अब इसमें 4% जब हम सेस लगाते हैं तो 1,750 रुपया यह निकल के आ जाता है। तो ये जो टोटल टैक्स बना हमारा 45,515 रुपया और 1,30,000 हम ऑलरेडी अपना एडवांस टैक्स चुका चुके हैं। तो यहाँ पर रिफंडेबल अमाउंट बनेगी 84,485 रुपये। यदि आपके केस में रिफंडेबल अमाउंट की जगह पेबल टैक्स आ रहा है तो आप यथासमय अपने नियोक्ता को सूचित करें तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च 2023 से पहले अपनी सैलरी से उक्त टैक्स को चुका दें। तो इस प्रकार से आप अपने इनकम टैक्स का आगणन बड़ी ही आसानी से अपनी सैलरी स्लिप की सहायता से कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपके लिए लाभकारी साबित होती है तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।